हेलो। तो आज का जो ये पहला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके का है। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट इज। ये 5 न्यूटन दिया गया है। आप लोगों को लगेगा क्यों ना के बीच में एंगल ठीक 60 दे रखा है। आप लगाओगे आर इक्वल्स टू, आप क्या लगाओगे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस क्यू प्लस 2 pq कॉस थीटा। आप थीटा की जगह आप 60 लगाने वाले हो। जैसे ही आप 60 लगाओगे इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5√3, जो कि ऑप्शन है लेकिन गलत है। ये सही आंसर नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ये वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, ये वेक्टर इस तरीके से यानी ये जो 60 डिग्री एंगल है इट इज इन द टिप, या फिर कह लो कि टेल ऑफ दिस 5 न्यूटन एंड हेड ऑफ दिस 5 न्यूटन। ऐसा नहीं, ये एंगल जो होता है दोनों टेल्स के बीच में होना चाहिए। आप एक काम करो, इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इस डायरेक्शन में। शिफ्ट करने से क्या होगा, इसका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाएगा। अब ये इस तरीके से हो जाएगा, बना के दिखाते हैं। एक है इस डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पे एंगल तो अभी भी 60 डिग्री ही है, राइट। यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। एक 5 न्यूटन यहाँ और एक 5 न्यूटन यहाँ। जब दो इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स उनके बीच में से जाता है। रिजल्टेंट फोर्स उतना ही होता है जितना ये दोनों, कोई भी इनमें से कोई एक वेक्टर, लाइक अगर दोनों 5 5 हैं तो रिजल्टेंट भी आने वाला है 5 न्यूटन। नहीं यकीन है तो यहाँ पर थीटा की जगह 120 रख दो। कॉस 120 होता है -1/2, आपको आंसर 5 मिलेगा। याद रखिए, जब दो इक्वल वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये छुपा हुआ क्यों है, छुप रहा है, ये डर गया लग रहा है। अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ। अब सबसे पहले तो इस बात को समझिए, डायरेक्शन की बात आ गई तो डायरेक्शन खोलेंगे। ये हमने डायरेक्शन बना ली, और हमने डायरेक्शन बना ली भी, डायरेक्शन बना ली हमने। अब हम इसको कह देंगे आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। चार दिशाएं हमारी मिल गई। ओके, तो पर्सन पहले 30 मीटर नॉर्थ गया। नहीं, पहले वो बंदा जो है वेक्टर उसने बनाया 30 नॉर्थ, नॉर्थ को लिखा है हमने जे कैप, 930 जे कैप। 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट ईस्ट किधर होता है, ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है। ओके, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो दूसरा डिस्टेंस जो चला है, दूसरा वेक्टर जो चला है इसने 20 मीटर ईस्ट चला है, ईस्ट को लिखते हैं आई कैप, तो 20 आई कैप। थर्ड वेक्टर R3, R3 जो है जगह है 3√3 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, अगर साउथ वेस्ट को देखो तो साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट है, 45 डिग्री मान लो आप। और ये है 30√2। तो ये 30√2 के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो अगर आप इस 30√2 विच इज इन द डायरेक्शन 45 डिग्री इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, तो उसका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा -30 आई कैप -30 जे कैप। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 30 और इसे भी 30, यानी 30√2 को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 30 30। अब यहाँ पे मुझे तीन वेक्टर मिल गए। उसने पूछा क्या है, हिज डिस्प्लेसमेंट इज। अगर आप एक सिंपल सा देखो तो इसमें ये क्या क्या है, इसने पहले ये 30 गया नॉर्थ, ठीक है, फिर 20 गया ईस्ट, राइट, इसके बाद में ये साउथ वेस्ट गया थोड़ा। अब जो रिजल्टेंट होगा, ये तो तीन वो मिल गया ना आपको, कौन कौन सा डिस्टेंस, ये R1 वेक्टर मिल गया, R2 मिल गया और ये R3 मिल गया। अच्छा, आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट के टेल से फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक होगा, है ना। इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे आर रख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर। हमें पता है वेक्टर एडिशन लॉ के हिसाब से इन तीनों का सम इस वेक्टर के इक्वल होने वाला है, क्योंकि ये सेम ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। अगर सेम ऑर्डर फॉलो करता तो इन चारों का सम इक्वल टू 0 होता, लेकिन क्योंकि एक अकेला ये है जो सेम ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, तो ये रिजल्टेंट है उन सबका। मैं कह सकता हूँ R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
3। ओके, 3 वेक्टर हमें मिल गए। अब तीनों वेक्टर वहाँ पे लिख दो, तो तीनों वेक्टर लिख देते हैं। पहला वेक्टर R1 जो दे रखा है वो दे रखा है 30 जे कैप, है ना। R2 दे रखा है 20 आई कैप, R3 दे रखा है -30 आई कैप -30 जे कैप। साफ दिख रहा है जे कैप से जे कैप कैंसिल हो गया, और आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -10 आई कैप। तो आर वेक्टर -10 आई कैप, -10, यानी इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 ब्रैकेट माइनस आई कैप। माइनस आई कैप किसको दर्शाता है? माइनस आई कैप दर्शाता है वेस्ट को, नहीं सही मायनों में वो 10 मीटर मूव किया टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर वेस्ट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है, आपको चूज करना है कि इनमें कौन सा डायग्राम ठीक है। देखा जाए, अगर हम ध्यान से देखो तो ये वेक्टर एडिशन हो रहा है। ओके, वेक्टर एडिशन हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं वेक्टर एडिशन। ये आया वेक्टर ए, ये आया वेक्टर बी, तो वेक्टर सी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ओके, अगर ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी है, तो इसे होना पड़ेगा ए प्लस बी रिजल्टेंट। इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको ऑप्शन बी मैच कर रहा है। आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, वापस जाओ इस वीडियो में, पीछे जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, इसने वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी। अब इसने दो क्या कहा है, ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है, तीसरी साइड बतानी है ट्रायंगल की। ओके, नाम रख देते हैं इनके। इन्होंने नाम रखा है ए, वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी बोला, तो वेक्टर सी। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि ट्रायंगल में तीनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किया डॉट के वहीं पर आ गया, यानी इन सभी वेक्टर्स का सम जीरो होना चाहिए। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन सब का सम जीरो होना चाहिए। अगर कितने भी वेक्टर्स हों सेम ऑर्डर फॉलो करते हुए, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर लौट के आ जाएं, तो उन सभी वेक्टर्स का सम जीरो होता है। अगर मुझे सिर्फ वेक्टर सी चाहिए, मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैंने ए और बी को इक्वल के उधर भेज दिया, और हम जानते हैं कि जब ए और बी या किसी भी नंबर को हम इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। ओके, ए की जगह लिख देते हैं, ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए की जगह पे माइनस तो लिखा ही है, ए की जगह पे लिख देते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, दिस इज वेक्टर ए। ओके, प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है सर यहाँ पे 5 आई कैप ओनली। ओके, अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, वेक्टर सी जो होने वाला है वो होने वाला है माइनस, और यहाँ पे ये आई कैप है और ये आई कैप, तो हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, अब मुझे यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -6 आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप। यहाँ पे आपको एक वेक्टर सी मिल गया। अच्छा, ये जो है ना, इन्हें सिर्फ सी में इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें सी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट -6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। पागल लोग हैं ये लोग, माइनस को देख के क्या लगता है इन लोगों को कि हम डर जाएंगे। माइनस जो है ना परेशान करता है हम लोगों को, माइनस से लगता है कि यार माइनस रह जाएगा, नहीं, स्क्वायर जब होता है तो माइनस गायब हो जाता है। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो माइनस गायब हो जाता है। इट मीन्स 36, इट इज़ 4, इट इज़ 16। साफ दिख रहा है कि 36 एंड 4 इट इज़ 40, 40 प्लस 16 56, अंडर रूट 56 इसका सोल्यूशन, अंडर रूट 56। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, है ये है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन होती है, लीनियर मोमेंटम इसमें भी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं कि करंट में डायरेक्शन नहीं होती, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वो करंट हमेशा वायर में किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करती है, या तो लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में, हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है।
लेकिन करंट की प्रॉब्लम ये है कि करंट डज नॉट obeys ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड वेक्टर। ये स्केलर भी नहीं कहलाती सच बताऊं तो। इसका असली जो नाम है वो यहाँ लिखा ही नहीं है। इसका असली नाम है टेंसर। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ इन्होंने स्केलर क्वांटिटी पूछा है, तो टेंसर ऑप्शन ना हो तो स्केलर में भी इसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ जो हमारा आंसर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम और एक्सेलरेशन नहीं है। हमारा जो आंसर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है विच हैज मैग्नीट्यूड बट एंड डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे एक और सवाल आ गया, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसने कहा कि फॉर द वेक्टर ए एंड बी शो इन द फिगर, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और 23 डिग्री एंगल दे रखा है थीटा, यानी ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी का रिजल्टेंट पूछ रहा है। ओके, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर ए तो मेरे पास है, अगर वेक्टर बी भी मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अगर मुझे उसकी वेक्टर फॉर्म मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ एक तरीके से। कैसे? अब वेक्टर बी को देखें हम ध्यान से, तो वेक्टर बी जो बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये एंगल ले लेते हैं। ये एंगल हमें नहीं पता वेक्टर बी का। वेक्टर बी का टोटल एंगल नहीं पता, लेकिन हमें ए का तो पता है ना। हाँ, काम करते हैं, वेक्टर ए के बारे में बात कर लेते हैं। वेक्टर ए जो इस तरीके से है, ये मुझे नहीं पता, इसे मैं फाई ले लेता हूँ क्योंकि थीटा इन्होंने पहले से यूज़ कर लिया है। मैं इसे, ये फाई की तो गंदा बन रहा है यार। हाँ, सही से बनाते हैं। मैं फाई ले लेता हूँ एक। ये वेक्टर, ये फाई है जो एक नए तरह के एंगल को दर्शाता है कि यहाँ पे कोई पहले दूसरा एंगल था और अब यहाँ पे कोई दूसरा एंगल है, फाई। ओके, अब वेक्टर ए को अगर ध्यान से देखूँ तो वेक्टर ए मुझे जो गिवन है वो है √3 i कैप प्लस जे कैप। मैं अगर यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊँ, टेन फाई लेना पड़ेगा मजबूरी में, तो ये बन जाएगा y/x। y क्या है यहाँ पे 1, x क्या है √3। तो टेन फाई इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ भी 10 है तो वहाँ भी 10 होना चाहिए। ये होता है tan 30 के इक्वल। tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो 30 डिग्री मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो मुझे ये मिल गया कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अच्छा, ये 30 है और ये थीटा की वैल्यू 23 है। 30 + 23 53। ये बढ़िया है कि हमें ये पता चल गया वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो है वो इस तरीके से है एक वेक्टर, और उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल पे एंगल है वो है 53 डिग्री। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मुझे 10 गिवन है। मैं इसका आराम से वेक्टर बना सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कैसे किसी पिक्चर से लेके वेक्टर बनाया जाता है। अब ये पिक्चर दे रखी है, मुझे मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंगल दे रखा है। ऐसे कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ। इस वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, 10 के, 10 कॉस और 10 साइन, है ना। तो ये आएगा 10 कॉस 53, ये आएगा 10 साइन 53। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। ओके, कॉस 53 कितना होता है? कॉस 53 दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ 3/5। कैंसिल करोगे आएगा 2, या आएगा 6, और यहाँ कैंसिल करके आने वाला है 8। ओके, तो आपको समझ में आया क्योंकि ये 6 एक्स डायरेक्शन में है और 8 वाई डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में कोई चीज़ होती है तो उसे लिखते हैं आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जो चीज़ होती है उसे लिखते हैं जे कैप। तो लो, वेक्टर ए वेक्टर बी मिल गया। वेक्टर ए तो हमको पता ही है पहले से, √3 i कैप और जे कैप। अब अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट जो होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 + √3 i कैप प्लस 8 और 1 9, 9 जे कैप। ये मुझे मिल गया वेक्टर आर। मुझे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं लिखूंगा √6 + √3 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ 6 + √3 का स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर अंदर खुलेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ओके, प्लस 9 का स्क्वायर 81। ओके,
अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है जो ऐड करनी है, 81 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 36 ऐड करना है। ओके, यहाँ इन्होंने कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी कोई वैल्यू डाली भी है असल में नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं लास्ट में। ओके, यहाँ पे 36 और सॉरी 36 ये आया 3 और ये 81 है, 81 एंड 3 84, 84 एंड 6 90, 90 एंड 3 120। यहाँ पे आंसर आने वाला है 120 प्लस 12√3। ओके, 12√3 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है √3। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 12 कॉमन ले लूँ, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा √3, 12 और ये √12, 10 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 ऑलमोस्ट। ये वैल्यू जो आ रही है ना 12 इंटू 11.7 आ रहा है, 11.7 को 12 मान लिया जाए, अगर जैसे मान लिया जाए इस जगह, यहाँ पे 12 का स्क्वायर ऑलमोस्ट बन जाएगा, कट के आंसर 12 आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेशन करके ही आंसर 12 ला के दिया है। देखो ये 12 आंसर है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे बस जो 11.7 आया है इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 मान लिया, उससे मेरा यहाँ तक आंसर आ गया। ठीक, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं इस सवाल को। यहाँ एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेट 3 फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो, हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। तीन ऐसे वेक्टर हैं तीन ऐसे वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ओके, ऐसे वेक्टर, तीन ऐसे फोर्सेस जो एक बॉडी पर काम कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। अब मान लो इन फोर्सेस में से मैं एक फोर्स ये ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नाम भी होंगे अपने कुछ, एक का F1 रख देते हैं, एक का F2 और एक का F3। ओके, कभी भी किसी वेक्टर पे, किसी भी वेक्टर का जो सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होने का संभावना तभी होती है जब दो वेक्टर्स मिलकर तीसरे वेक्टर के बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करें। अब इसके लिए एटलीस्ट इक्वल तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ देखूँ ध्यान से, 10 + 10 20 होता है, जो कि पॉसिबल यहाँ नहीं है। 10 + 10 20 होता है, यहाँ पॉसिबल है। 10 + 20 30 होता है, ये भी पॉसिबल है। 10 + 20 ये 30 होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो 40 है। तो इसका ज़ीरो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ज़ीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 10 और 20 दोनों को ऐड भी कर दिया जाए, मैक्सिमम की भी कर दिया जाए, फिर भी वो 30 बनेंगे, 40 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। देखो ये 10 और ये 20 मिलके 30 बनाएंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ये 10 और ये 10 मिलके 20 बना देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ये 10 मिलके 20 बना रहा है और ये तो सिर्फ 10 है, आराम से बैलेंस हो जाएगा। दो वेक्टर को ऐड करके अगर तीसरा वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड किया जाए और अगर उससे तीसरा वेक्टर आ रहा है या तीसरे वेक्टर से बड़ी वैल्यू आ रही है तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। लेकिन अगर दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद में भी तीसरे वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कभी वो जीरो हो पाएगा, तो इस केस में ये जीरो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि सी जो है a + b यानी ए और बी का समीशन है, और ए और बी और सी का मैग्नीट्यूड भी इसने यहाँ पे गिवन है। द एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मुझे गिवन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो है 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो है 5 और मैग्नीट्यूड जो सी है वो है 13। ओके, अब अगर मैं, इसने ये बात जाहिर है कि इसने कहा है कि वेक्टर ए है फिर वेक्टर बी है, और ये क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ये जो है इसमें 90 डिग्री एंगल पे ही होगा, रिजल्टेंट जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट के केस में ही ऐसा होता है। तो ए की वैल्यू जो है वो 12 है, बी की वैल्यू 5 है, ए सी की वैल्यू 13 है। मुझे ये एंगल पता करना है कि ये एंगल कितना है। ठीक, ए और बी के बीच में नहीं, ये तो ए और सी के बीच में आ गया ना, ए और बी के बीच में एंगल पता करना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है।
साफ दिख रहा है ए और बी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक, अब ये कैसे प्रूफ होगा कि 90 ही है, ए और बी के बीच में एंगल जो है 90 ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मान लो कि मुझे थीटा नहीं पता, लेकिन मुझे ए बी सी की वैल्यू तो पता है। आर इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की जगह मैं सी लिख दूंगा। ओके, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13, दोनों साइड 13, अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 12, तो मैं लिख सकता हूँ 12 स्क्वायर, बी इज 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 169 हो जाएगा। ये 144 प्लस 25 प्लस यह आएगा 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 इज़ 120 कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखो आप, ये दोनों चीज़ें उधर चले जाएंगी, तो 169 माइनस 144 माइनस 25 इक्वल्स टू 120 कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू कट के ज़ीरो होने वाली है, तो आपको 120 कॉस थीटा जो है ज़ीरो मिलने वाला है। तो कॉस थीटा भी ज़ीरो मिलने वाला है, और कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो तभी होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो ऑप्शन में पाई बाय 2 दे भी रखा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है टू वेक्टर विच must be the vector which must be added to the sum of the two vectors to get a resultant of a unit vector along z axis। यानी मुझे एक वेक्टर गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर गिवन है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसमें एक नया वेक्टर ऐड करना है, मैं कर देता हूँ x i कैप y j कैप एंड z k कैप। और इस तरीके से ऐड करना है कि ऐड करने के बाद में जो रिजल्टेंट आए वो क्या आए? सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ के कैप वेक्टर आए। तो जीरो आई कैप नहीं है जीरो आई कैप है, जे कैप नहीं है जीरो जे कैप है, और के कैप है 1 के कैप। ओके, अब मैं इसे आई वालों को ऐड कर देता हूँ, इन आई वालों को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एक्स आई कैप, ऐसी वाई वाले को ऐड कर देंगे 2 माइनस 2, ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 जे कैप बचेगा, 4 जे कैप। के कैप में माइनस के कैप है प्लस 2 के कैप है और जेड के कैप है, तो ये माइनस के और 2 के ये हो जाएगा प्लस के प्लस सॉरी, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे माइनस के है, यहाँ 2 के है, बचेगा सिर्फ 1, तो हो जाएगा 1 प्लस जेड के कैप, और इन सब को इक्वेट कर सकते हैं 0 आई कैप, 0 जे कैप और ज़ीरो नहीं के कैप से। ओके, अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ मुझे देखिएगा 2 प्लस एक्स यहाँ पे आई के साथ है और यहाँ आई कैप के साथ में है 0, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसे ही वाई की वैल्यू तो 4 नहीं दिख रही है, वाई की वैल्यू 4 आनी चाहिए, लेकिन y की वैल्यू नहीं दिख रही है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने y को कंसिडर नहीं किया है, जो y को कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं इसको ज़रा गायब कर देता हूँ और इसे ठीक कर देता हूँ। ये मैंने इसे हटा दिया, 4, कोई बात नहीं, चले जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जे कैप में क्या मिलेगा, जे कैप में बचेगा सिर्फ वाई जे कैप, 4 लिख दिया y की जगह पे, तो y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ जे कैप के साथ y है और यहाँ जे कैप के साथ 0 है, तो y इक्वल्स टू 0। ठीक, z की बात करते हैं, यहाँ लिख रखा है 1 प्लस जेड और यहाँ दे रखा है 1, तो z की वैल्यू भी आएगी 0, यानी यहाँ x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू -2, y की 0, z की 0, यानी जो नया वेक्टर बनने वाला है जो हमने लिया था x आई कैप y जे कैप एंड z के कैप, इनमें सिर्फ और सिर्फ x एग्जिस्ट करता है, यानी -2 आई कैप। एक नया वेक्टर जो होगा वो -2 आई कैप होगा जो इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये पूरा का पूरा वेक्टर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस रह जाएगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या कहा है कि क्वेश्चन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड आर ए बी आर इक्वल, एंगल बिटवीन देम। ओके, इसने कहा है कि वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन है, और इसने ये भी कहा है कि आर जो है वो ए और बी के इक्वल है। आपको पता है कि जब दो वेक्टर को ऐड किया जाए और तीसरा वेक्टर भी वही आए
तो ऐसा सिर्फ उस केस में होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे हों। कितने पे? 120 डिग्री एंगल पे हों। जब दो इक्वल वेक्टर मान लो ये ए है तो ये भी ए हो जाए, 120 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट भी उनके बीच से जाता है और उतना ही होता है, ए ही होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ए लिया है, आप चाहो बी ले लो, लेकिन सभी हालातों में ये कहना ये चाहता है कि आर वेक्टर जो है वो ए और बी का समीशन है, आर ए और बी के इक्वल भी है, यानी दोनों वेक्टर भी सेम है, उनका रिजल्टेंट भी वही है। और ऐसा तभी होता है जब दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर हों, इक्वल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एंड √3f एक्ट एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट मेक एन एंगल बीटा विद एफ, द वैल्यू ऑफ बीटा इज। ओके, तो इस वेक्टर को बनाना पड़ेगा। मान लो एक बॉडी पर इधर एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। ओके, तो यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ एफ है और यहाँ पे √3f है, और उसने कहा है ये एंगल 90 डिग्री है इनके बीच में। उसने कहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, ओके, विद एफ के साथ बीटा एंगल बना रहा है। बीटा की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट क्योंकि 90 डिग्री पर है और हम लोगों को पता है जब कोई भी दो वेक्टर मान लो ये P है और ये Q है, दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √P² + Q² डायरेक्टली। तो इसमें भी मैं यूज़ कर लूँगा, इसमें यूज़ कर लेते हैं मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास √3f और f है, तो मेरा जो रिजल्टेंट आने वाला है वो आएगा √f² + √3f का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √f² + 3f², ये हो जाएगा √4f² या फिर 2f। ओके, तो रिजल्टेंट तो मिल गया, रिजल्टेंट है 2f। ओके, मुझे एंगल नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे ये मिल गया कि ये 2f है। ओके, अगर मुझे एंगल चाहिए तो एंगल के लिए एक काम करते हैं। क्या काम करना है एंगल के लिए? वैसे रिजल्टेंट की ज़रूरत नहीं थी कुछ खास, रिजल्टेंट के बिना भी काम चल जाता है, लेकिन ठीक है चलो एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये बीटा है, इस बीटा एंगल को फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर ये √3f है तो ये भी √3f होगा। इस ट्रायंगल में मैं अगर ले लूँ साइन थीटा ले लेते हैं इस ट्रायंगल में। साइन थीटा इज ऑपोजिट थीटा के बीट। अब थीटा थोड़ी ना लिखेंगे, बीटा लिखेंगे रियलिटी में, तो यहाँ पे साइन बीटा, थीटा होता लेकिन लिखेंगे साइन बीटा। बीटा के ऑपोजिट में क्या है? √3f, और बीटा के हाइपोटेनस में क्या है? 2f। ओके, f से f कैंसिल, तो यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू जो आ रही है वो √3/2 आ रही है। और साइन बीटा अगर √3/2 है तो हम लोगों को पता है कि बीटा की वैल्यू जो होने वाली है वो 60 डिग्री होने वाली है। तो यहाँ पे एक आंसर 60 डिग्री है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो दे रहा है कि 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30, 60 and P Newton acting at a point are in equilibrium. If the angle between the first two is 60 degree, the value of P is। ओके, अब देखो ये अच्छा सवाल है। इसने कहा है कि 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, एक वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, तीसरा वेक्टर ऐसे ले लेते हैं इस डायरेक्शन में। ओके, इनके नाम भी इसने दिए हैं। पहला दिया इसने 30, दूसरा दिया 60 और तीसरे को दिया P। इसने कहा कि एक्टिंग एट अ पॉइंट इन द इक्विलिब्रियम इफ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू इज 60 डिग्री। पहले दो के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो बताइए, तो इसने कहा है कि P की वैल्यू क्या होगी अगर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि 60 और 30 इन दोनों का रिजल्टेंट मिलकर P के इक्वल होगा। तो मैं 30 और 60 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। रिजल्टेंट के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 60 है तो लगा दी। तो रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट वैसे एक्चुअली में P है ना, क्योंकि रिजल्टेंट जो आने वाला है वो P के इक्वल आएगा। ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा ये cos 60 जो आएगी 1/2 आएगा, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। ओके,
ये याद रखें, ये 900 है, 960 नहीं है। ओके, अब मैं इसे अगर ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9, तो ये टोटल आने वाला है 9 and 36, इट इज़ 45, 45 and 18, 45 and 18, 45 and 18 कितना होगा दोस्तों? 63, 63 होने वाला है। ओके, चेक कर लेते हैं। तो 900, 3600, 1800, ये 0 0, 14, ओके, ये हो जाएगा 5, 53, 53 हो जाएगा या 63 होगा? 63 होना चाहिए यार, क्यों कैरी आएगा? हाँ तो 0 0 और 8 6 14, 8 कैरी 2 आएगा, 6 आएगा, 63। तो यहाँ पे मेरा अंदाज़ा ठीक था। यहाँ पे रिजल्टेंट आने वाला है 6300। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 63 को, क्या लिख सकते हैं? 63 को लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10। ओके, 10 इंटू 10, इसको बाहर निकालेंगे सिर्फ 10 आएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 बन जाएगा, अंदर आ जाएगा √7। आंसर आने वाला है 30√7। ये है पी की वैल्यू, और ये देखो हमें ऑप्शन डी में दे भी रखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। इसने कहा ए दे रखा है, बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन पूछ रहा है। कुछ मत करो, ए और बी को ऐड कर डालो, परेशान होने वाली बात ही नहीं है, सबसे ईजी सवाल है ये। 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस यहाँ आया 6i कैप प्लस 8j कैप, इन्हें ऐड करोगे 4 and 6 इज 10i कैप एंड प्लस 5j कैप। ये तो मुझे वेक्टर मिला, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का के समीशन से जो वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर और जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। यहाँ होने वाला है 100 और 25, 125। ओके, इसे 5√5 भी लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है 125 को। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया 5√5, और यहीं से इसका ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई है ही नहीं, 5√5 यही है। लेकिन डायरेक्शन निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकालने के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन निकालना चाहो तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए तो दिख रहा है ये कि बी उसका ऑप्शन सही है। अब इसने कहा है 2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड 7 and 5 एक्ट ऑन एन पार्टिकल एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर, थीटा कैन हैव एनी पॉसिबल वैल्यू, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। आपको बताता हूँ, रिजल्टेंट जो होता है ना वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के डायरेक्ट समीशन के मैग्नीट्यूड से कम या इक्वल होता है, और हमेशा उनके सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। मतलब मिनिमम वैल्यू ये है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये पार्ट ये याद रखना बड़े काम की चीज़ है। मिनिमम जो होता है वो उन वेक्टर का सिंपल सब्ट्रैक्शन, ओके, वो भी उनके मैग्नीट्यूड का। मैं तो वेक्टर भी लगा दिया, वेक्टर भी मत लगाओ बिना वेक्टर के, a प्लस बी और a माइनस बी, सिंपल। अब a प्लस बी क्या है? 7 + 5, यानी 7 + 5 से बड़ा या उतना होना चाहिए रिजल्टेंट, और 7 - 5 से छोटा होना चाहिए, उसे से सॉरी 7 + 5 से बड़ा होना चाहिए। उल्टा बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, उल्टा उल्टा ही बढ़ा दिया मैंने इसमें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा ये मिनिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए, राइट, इस तरह का। अब यहाँ पे रख देते हैं 7 - 5, और ये आने वाला है, रेंज आ जाएगी इससे हमारे वेक्टर की रेंज क्या है इसकी। अब रेंज दिख रही है यहाँ पे 2 से बड़ा होना चाहिए हमारा रिजल्टेंट, और 12 से छोटा होना चाहिए। अब क्योंकि इसने मिनिमम वैल्यू पूछी थी, देखो यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछी थी, मिनिमम वैल्यू 2 न्यूटन है। तो यहाँ तक तो ये है हमारा ये आज की डीपीपी। नेक्स्ट डीपीपी का सोल्यूशन कल आ जाएगा।